हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने पेपर 4 फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ उसकी 13 केस स्टडीज कर दी थी 1-3। अब हमें 1-4 स्टार्ट कहते हैं इसमें करनी है। केस स्टडीज़ मैंने आपको कहा था डिफ़िकल्ट नहीं है, केस स्टडीज़ कहते हैं इसमें सिंपल है, पर वो बहुत सारे डेटाज को जब एक साथ मिक्स करती है तो हमें सबसे पहला नॉलेज किसकी होनी चाहिए, उन डेटा की होनी चाहिए। डेटा आपको इंटरेस्टिंग लगे बोरिंग लगे वो आपकी समस्या है, शॉर्टकट पे जाओगे तो आप इन केस स्टडीज़ में अटकोगे, तो आपको पहले डेटा क्लियर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस स्टडी देखो क्या कह रहा है। यस, युवराज, यथार्थ एंड यतिन, सब वाई नाम से, आर द डायरेक्टर्स ऑफ युक्ता डेवलपर्स लिमिटेड। YDL पब्लिक कंपनी है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा है अनलिस्टेड है या लिस्टेड है ये जरूर चेक करो, पब्लिक है या प्राइवेट है ये चेक करो, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है ये चेक करो, ठीक है। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अब ये मॉल वॉल बनाती है लास्ट 10 ईयर से। इसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है स्काई स्नो रेजिडेंसी एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन देहरादून। मतलब एक बिल्डिंग वाली बनाने वाली कंपनी है, जैसे DLF टाइप है वैसे ही है। उसने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें 3 और 4 BHK विलास है विद लेटेस्ट एमिनिटीज़, मतलब लेटेस्ट फैसिलिटीज़। एज ऑन 31 मार्च 2020 YDL हैज़ हैड पेड अप कैपिटल ऑफ 60 करोड़ एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ 25 करोड़। बहुत खुशी की बात है। इट्स टर्नओवर फॉर द FY 19-20 वाज 450 करोड़। देखो ये कुछ डेटा है। पेड अप कैपिटल कितनी है 60 करोड़, फ्री रिजर्व्स कितने हैं 25 करोड़, टर्नओवर कितना है 450 करोड़ और बोरोइंग्स कितनी है 45 करोड़। इसके टोटल एसेट्स में इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अदर कंपनीज एंड लोन्स एंड एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 40 करोड़, ये भी दे रखा है। लोन्स एंड एडवांस है, मान के चलो सेक्शन 186 का कनेक्शन आएगा, LGS से, लोन गारंटी सिक्योरिटीज एंड कहते हैं एक्विजिशन। द प्रपोजल to advance a loan of 15 crore to Srilekha Engineers Private Limited is under the active consideration of YDL। देखो पहले कैलकुलेशन करते हैं। सेक्शन 186 क्लॉज 2 कर दो। ये क्या कहता है कि अगर कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का एक्सीडिंग 60% या फिर फ्री रिजर्व्स का एक्सीडिंग 100%, क्या करना चाहती है LGS से, लोन गारंटी सिक्योरिटी या एक्विजिशन, ठीक है। एक्सीडिंग तो उसे SR पास करना है, और अगर इतना ही कर रही होती तो ये बोर्ड की औकात बनती। अब इसमें डेटा क्या कह रहा है कि कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी है 60 करोड़, फ्री रिजर्व्स कितने 25 करोड़, तो 60 प्लस 25 कितने हो गए 85 करोड़। एक तो ये टर्नओवर 450 करोड़, एक बार उसको साइड में कर दो। बोरोइंग इसने कर रखी 45 करोड़, इसको भी हटा दो। इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टोटल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इसने ऑलरेडी कर रखा है 40 करोड़ का, तो 85 करोड़ में पहले तो 40 करोड़ को लेस करो, बचे कितने 45 करोड़ आपके पास। अब कंपनी क्या करना चाहती है, एक लोन देना चाहती है 15 करोड़ का। 40 करोड़ आप पहले ही दे चुके हो, प्लस 15 करोड़ का और देना है, तो टोटल कितना हो गया 55 करोड़। भाई इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट भी तो ऐड हो जाएगा, पूरे आपका थ्रू आउट द लिमिट चल रही है ये 60% और 100%। तो अब देखो ये 15 करोड़ का लोन एक्सीडिंग वाली सिचुएशन में आ रहा है नहीं, तो अपने पास 85 करोड़ नेट था, इसका 60% कहते हैं इसमें निकाल लो। 85 करोड़ नेट है, इसका आपको कितना परसेंट कहते हैं इसमें निकालना है 60%। तो आप कैलकुलेट कर लो, 85 का 60% देखो कितना हो जाएगा, 8 का 60 तो हो गया 48, 5 का 60 और 3.3 मतलब 51 पॉइंट समथिंग करोड़ होता है, और आप कितना करो 55 करोड़, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स तो गरीब है 25 करोड़, तो आपको SR पास करना पड़ेगा। YDL with a view to
expand its network decided to show its presence in New Delhi, the capital city of the country. बहुत बढ़िया बात है. अब इसके लिए उसने विकल्प कुमार को डायरेक्टर अपॉइंट किया EGMS 7/8/19. कर दो. As regard holding of board meeting by the directors of IDL, there were 6 such meeting held from 1/8/19 to 31/3/20. बहुत अच्छी बात है. Yes, due to some extraneous reasons took leave of absence for the first 3 meeting और नेक्स्ट 3 मीटिंग में बोर्ड को बताया नहीं और गायब. मतलब वो 1 ईयर तक बोर्ड मीटिंग से गायब है, उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी. सेक्शन 167. यथार्थ थॉट ऑफ असाइनिंग हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप टू जनीश वाइस प्रेसिडेंट फॉर हिज एब्सेंस फॉर ए पीरियड टू 4 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1/9/19 एज ही वाज गोज टू सिंगापुर. देखो, अगर कोई डायरेक्टर कहते हैं इसमें आउटसाइड द इंडिया गया हुआ है मोर देन 3 months के लिए, तो उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? वो डायरेक्टर जो जा रहा है या बोर्ड अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा. यहाँ तो खुद ही करके जा रहा है. गलत. फिर युवराज ऑन हिज पर्सनल फ्रंट परचेज 1 4 BHK अपार्ट. युवराज कौन है? जो डायरेक्टर इस कंपनी का. उसने 50 लाख का कहते हैं इसमें एक फ्लैट परचेज किया अपनी डॉटर के लिए. 50 लाख में से उसने देखो 40 लाख की तो पेमेंट कर दी सीधी. 10 लाख उसने कह दिया सर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा. क्या ये लोन है? नहीं, क्योंकि ये तो बिल्डर खुद ही वैसे भी नॉर्मल कस्टमर को इतनी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है. अब क्वेश्चंस पे आ जाओ. From the case scenario, it is observed that YDL has not appointed any woman director. It is necessary for YDL to appoint a woman director. देखो YDL की जो पेड अप कैपिटल है वो 60 करोड़ है, फ्री रिजर्व है 25 करोड़. तो वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी अपॉइंट करेगी? लिस्टेड. वो तो ये थी नहीं. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. अनलिस्टेड पब्लिक तो है पर उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ और मोर. टर्नओवर कितना होना चाहिए? 300 करोड़ और मोर. तो यहाँ इसका टर्नओवर कितना था? 450 करोड़. पेड अप कैपिटल तो 60 करोड़ है, उस वजह से तो अपॉइंट नहीं करना, लेकिन टर्नओवर की वजह से इसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. तो YDL इज नॉट रिक्वायर्ड. YDL इज रिक्वायर्ड. तो देखो आंसर है C. YDL इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर सिंस इज टर्नओवर इज ₹450 करोड़. अब इसमें बच्चे क्या करेंगे? फालतू में ऐड कर देंगे. भाई वुमेन डायरेक्टर का डेटा ही क्लियर कर लो, मैंने इसलिए डेटा पहले बोल दिया. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, यथार्थ थॉट ऑफ असाइनिंग हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप टू जनीश. क्या वो ट्रांसफर कर सकता है? नहीं. यथार्थ इज ऑथराइज. गलत. यथार्थ इज नॉट ऑथराइज टू असाइन हिज ऑफिस टू डायरेक्टरशिप टू जनीश फॉर हिज एब्सेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 months. तो ये नहीं दे सकता. यथार्थ हिमसेल्फ कैन अपॉइंट. गलत. यथार्थ कैन इंस्ट्रक्ट. ये 3 गलत. बी, वो नहीं कर सकता था ऐसा. एज पर द केस सिनेरियो, यस डिड नॉट अटेंड 6 बोर्ड मीटिंग. पोस्ट खाली 1 ईयर तक. तो अब देखो, यस इज रिक्वायर्ड टू वैकेट हिज ऑफिस एज डायरेक्टर सिंस विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द बोर्ड ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द लास्ट. नहीं, गलत है. यस इज रिक्वायर्ड टू वैकेट हिज ऑफिस एज डायरेक्टर सिंस ही डिड नॉट अटेंड 6 बोर्ड मीटिंग कॉन्जिक्यूटिवली. नहीं, ये भी गलत है. Yes is not required to vacate his office as director since he has not absent himself from the board meeting of a continuous period of 12 months yet. ये सही लग रहा है क्योंकि अभी तक 12 months का कहते पीरियड नहीं हुआ. देखो आप इसमें डेटा देखो, यथार्थ है ना? यथार्थ आया कौन था वो? कहाँ गया ये? बोर्ड मीटिंग आपने देरवाज कहते हैं इसमें 6 बोर्ड मीटिंग 1/8/19 से 31/3/20. क्या 12 months हो गए? नहीं. यस ड्यू टू सम एक्सट्रेनियस रीजंस टुक लीव फ्रॉम द फर्स्ट 3 बोर्ड मीटिंग. मतलब इस ड्यूरेशन में 12 months का टाइम फ्रेम क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अगर वो कहते हैं इसमें छोड़ भी देगा, मतलब उसने मीटिंग अटेंड नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं. 12 months तक अगर अटेंड नहीं करता तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड बन जाता. तो आंसर देखो कहते हैं इसमें कौन सा था? 3 था ना? सी. उसको कहते हैं इसमें जरूरत नहीं है. 12 कहते हैं इसमें कॉन्जिक्यूटिव, अगर आप कहते हैं इसमें मंथ्स तक बोर्ड मीटिंग एक भी अटेंड नहीं करते हो तो आपकी पोस्ट खाली हो जाएगी. नेक्स्ट, द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट अ प्रपोजल टू एडवांस अ लोन ऑफ ₹15 crore टू श्रीलेखा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ YDL. अभी बताया था वो किसको एक्सीड कर रहा है? 60% को, क्योंकि इस 15 में आपको वो 40 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो भी ऐड करना है. तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है. SR सही है, बोर्ड रेजोल्यूशन गलत है, OR गलत है, SR सही है.
इसमें देखो ये गलत नहीं था, पर इसमें एसआर के बारे में नहीं बताया, तो इसलिए सी आंसर इज बेटर। फिर द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट युवराज परचेज अ स्काई स्नो 4 BHK, ये मैंने आपको बताया था वो लोन नहीं है। कारण इसमें लोन वाला कुछ है ही नहीं कि सर आप धीरे धीरे कहते हैं इतने सालों बाद देना, 4 इंस्टॉलमेंट इतना तो बिल्डर भी देता है। तो आपको बताना है कि चूज द वन विच इज एप्लीकेबल। 10 लाख बीइंग द रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ फ्लैट टू बी रीपेड इन 4 इंस्टॉलमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज लोन, गलत है। 10 lakh being the remaining cost of flat to be repaid in 4 equal installments shall not be considered as loan, सही है, वो लोन नहीं है। 10 lakh remaining cost of flat to be paid by Yuvraj shall be considered as void transaction, नहीं, गलत है। ऑफिस और खाली करेगा, आंसर बी सही है, वो लोन नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप भी अगर बिल्डर से खरीदते हो तो इतनी तो एडजस्टमेंट बेचारा बिल्डर कहते हैं इसमें कर ही देता है, चलो ज़्यादा नहीं करे कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, श्री राम कंपनी लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2001। कंपनी के पास राइट नाउ 13 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। रोहित होल टाइम डायरेक्टर है, मिस अनीसा एक वुमेन डायरेक्टर। मतलब देखो 13 डायरेक्टर कौन है उसमें दिमाग मत लगाओ, रोहित होल टाइम डायरेक्टर, अनीसा वुमेन डायरेक्टर है, अनिल प्रीतम एंड अनुज आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ध्यान रखना चाहिए डेटा। मिस्टर सुनील इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। देखो पहले कितने थे, अनिल प्रीतम अनुज, अब एक और आ गया सुनील, टोटल कितने थे 13। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी कहता है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी में 13 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड बढ़ाना चाहता है 17, बढ़ा लो सर, एसआर पास करो। द कंपनी एट प्रेजेंट इज हैविंग 1000 शेयर होल्डर्स। द स्मॉल शेयर होल्डर्स of the company wanted to appoint Mr. Jafar as their director. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपना डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हैं। कितना डेटा बताया था आपको 151 का, पहले भी कर चुके अपन स्मॉल शेयर होल्डर्स। या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हो या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, विच एवर इज लेस। तो कंपनी के पास कहते कितने 1000, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का 1/10, कितना बना 100। 1000 या 100 विच एवर इज लेस, तो कितना है 100। मिस्टर जाफर इज होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच इन द सेड कंपनी। मिस्टर जाफर जिसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स प्रपोज किया जा रहा है, अरे उसके पास ना भी होता तो क्या फर्क पड़ना था, तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। एन अर्जेंट मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन 2 December 19 बाय द कंपनी टू डिस्कस सम इशू पर्टेनिंग टू बाय मशीनरीज। अ 3 days प्रायर नोटिस वाज इश्यू टू ईच डायरेक्टर टू अटेंड मीटिंग। सबको दिया, नॉर्मली कितने दिन का देना पड़ता है 7 days का। मिस्टर अनिल, अनुज, प्रीतम ये मीटिंग में ना आ पाए। अनिल उसकी सर्जरी थी इसलिए नहीं आ पाया, और डॉक्टर ने कह दिया सर इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं। सुधांशु लीव और बिजी अपने सन की मैरिज में, लेस सारे डायरेक्टर कहते हैं इसमें, कहते हैं हम आ जाएंगे। मिस्टर सुनील मीटिंग के लिए आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पहुंच गया हॉस्पिटल। द मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, देखा कोई आ ही नहीं रहा तो मीटिंग को अपन ने पोस्टपोन कर दिया। मीटिंग कब बुलाई थी अपन ने 2 December 19। मीटिंग कब के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, नेक्स्ट वीक सेम डे टाइम एंड प्लेस, तो +7 कर दो मतलब 9 December। बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 12 January 20। द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग वाज टू इंक्रीज द सिटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर एंड सेकेंडली टू सेल वन ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। देखो सिटिंग फीस आप बढ़ा सकते हो लेकिन 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा अंडरटेकिंग सेल करनी है तो एसआर पास करना होगा। The board of director of company have decided to raise the payment of sitting fees for each meeting of board of directors to a maximum of 36,000, क्योंकि AOA में उतना लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। वुमेन डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते थे, तो वुमेन डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुल टाइम कहते हैं इसमें काम करेंगे, हमने कह दिया, और ये कह दिया कि वो किसी और कंपनी में काम नहीं करेंगे। चलो बदले में उनको 40,000 देंगे, बाकियों को 36, इनको 40,000 दे सकते हैं। वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिटिंग फीस सेक्शन 197 क्लॉज 5 कहता है बाकियों से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तो हो ही सकती है। द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एम्पावर इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू सेल इट्स अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, वो आपको एसआर का बात बताई दिया। द बोर्ड वाज ऑफ व्यू ऑफ वट एवर अमाउंट द कंपनी विल गेट आफ्टर सेलिंग दिस प्लॉट विल बी यूज टू क्लियर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन्स। मिस्टर रोहित एंड मिस्टर नील ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ द कंपनी, ये तो कोई काम करनी है।
Mr. Sunil is recently appointed as independent director of the company. Do you think he needs to give declaration as to independence? Yes. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहते हैं इसमें जिस दिन अपॉइंट हुआ उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिक्लेरेशन देना है कि सर मैं इंडिपेंडेंट हूँ. देन एवरी ईयर की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें कहते हैं इसमें डिक्लेरेशन देना होगा, और जिस दिन चेंज होता है फिर डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो देना पड़ेगा. तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अटेंडिंग ऑफिस गलत. एज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर सही. बी. एजीएम में नहीं होता, ऑडिट कमेटी में नहीं होता. द कंपनी एट प्रेजेंट इज हैविंग 13 डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं कि 17 कर दें, तो वो कैसे हो सकता है? एसआर से. बाय पासिंग ओआर गलत. बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग सही. गलत. तो बाय पासिंग एसआर. स्मॉल शेयर होल्डर्स जाफर को अपॉइंट करना चाहते हैं. टोटल थे कितने? 1000. तो अपने पास देखो डेटा क्या है, या तो मिनिमम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. तो 1/10 कितने हुए 1000 के? 100. विच एवर इज लेस मतलब 100 अप्लाई कर सकते हैं. तो 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स विद 14 डेज नोटिस टू द कंपनी सही है, ये सही है. और वैसे भी ये तो गलत ही थे, 100 से अपना काम हो गया. ए. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू रेज द पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस फॉर ईच मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Whether the company can accept such a proposal in increasing the sitting fees for both independent and government director, and up to what extent? Yes, maximum 1 lakh. 1 lakh. ठीक है, ये तो नो लिख दिया. यस वैसे भी ये है, तो सी आंसर हो गया. वो अपन ने डेटा कर लिया, उससे वैसे भी काम हो ही गया था. The board of director decided to sell one of the undertaking of the company. What procedure is required to be followed to pass SR? इन जनरल मीटिंग. एसआर कहाँ है? ये रहा. बी. ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा इसकी स्पीड खींच भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है. इसको वैसे ही करके देखेंगे सॉल्व. अच्छा, इसमें एक डेटा आ रहा है, मैंने देखा कि इसको सीधा ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करते हैं पर डेटा दिख गया. टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स की कोई बहन होगी. इज अ लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है ठीक है ठीक है, लिस्टेड है, मतलब टाटा मोटर्स लिस्टेड कंपनी है, इतना ध्यान रखो. टाटा मोटर्स प्लानिंग ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडियन ओवरसीज. इट मेड ए प्रपोज विद जुपिटर मॉरिशियस लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट ऑफ मॉरिशियस एंड प्लूटो एलएलपी, जो इंडिया वाले में. देखो, जब आप सेक्शन 234 देखोगे ना, तो इंडियन कंपनी में फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट वो मर्ज हो सकती है, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट मर्ज हो सकती है, दोनों अलाउड है. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है उसमें इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी फॉरेन एलएलपी आती है. तो इंडियन कंपनी में क्या फॉरेन एलएलपी मर्ज हो सकती है? आंसर है यस. मार्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 8 करोड़. उसको भी मर्ज करिए, मतलब एक्सपेंशन करना था, मर्जर 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 एक्वायर कर लो और मर्ज करो. ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग मिस्टर राकेश द डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स प्रिंटेड आउट दैट मिस्टर भास्कर द डायरेक्टर्स ऑफ टाटा मोटर्स इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 21 कंपनीज. देखो, सेक्शन 165 क्या कहता है? कोई भी बंदा वन टाइम में मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है. ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इवन होल्डिंग है, वो भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी. तो उसकी डायरेक्टरशिप किस में काउंट होगी? पब्लिक में. सही. टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितने में डायरेक्टर हो सकता है? वो 20. तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में वो डायरेक्टर कहते हैं इसमें हो सकता है, जिसमें से मैक्सिमम 10 कहते हैं इसमें, टोटल 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, सॉरी, जिसमें मैक्सिमम 10 क्या होंगी? पब्लिक कंपनी. सही है. अब देखो, मिस्टर राकेश टाटा मोटर्स का कहता है कि सर मिस्टर भास्कर, उसके पास 21 कंपनीज की डायरेक्टरशिप है, जिसमें से 11 प्राइवेट है, इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड और सब्सिडरी ऑफ मार्स लिमिटेड. मतलब 11 की जगह कहते हैं इसमें 10 प्राइवेट होगी और 1 पब्लिक, एंड 10 पब्लिक कंपनीज. प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी क्या मानी, सॉरी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी. तो 10 पब्लिक में तो पहले से ही था वो, और ये एक और होगी, टोटल कितनी होगी? 11. द बोर्ड आस्क्ड मिस्टर भास्कर टू रिजाइन हिज ऑफिस इन कंपनी और इन अदर कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 168. मतलब आप अगर कहते हैं इसमें प्रेस्क्राइब नंबर से ज़्यादा के डायरेक्टर होते हो तो आपको एक्सेस कंपनियां छोड़नी पड़ेगी. ठीक है.
मिस्टर भास्कर कहता है कि सर मैंने सेक्शन 165 को वॉयलेट ही नहीं किया, क्योंकि 11 तो पब्लिक थी और 10 कहते पब्लिक है, और मतलब 11 प्राइवेट थी और 10 कहते इसमें क्या है पब्लिक, जिसमें से एक डॉर्मेंट कंपनी और होगी आउट ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज, तो उसको तो काउंट करना ही नहीं। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर और बन रखा है, चलो डॉर्मेंट को हटा भी दे तो वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाली भी तो जाके ऐड होगी, क्योंकि वो भी तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में काउंट होता है। कुल मिला के बात ये है कि ये ज़्यादा कंपनी में अपॉइंट हो रखा है। पेड अप कैपिटल टाटा मोटर्स की 9 करोड़ है, कंसिस्टिंग ऑफ 900 मेंबर्स। उसने मीटिंग बुलाई फॉर मर्जर ऑफ मार्स लिमिटेड। मीटिंग में कितने आए? 440 मेंबर्स इन पर्सन, 60 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रॉक्सी टू अटेंड एंड रिमेनिंग 400 होल्डिंग 1.5 करोड़। ये आगे देखो सेक्शन 230 क्लॉज 6, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि फिर क्वेश्चंस में तो देखो टाइम नहीं लगेगा। सेक्शन 230 क्लॉज 6 क्या कहता है? मेजॉरिटी प्लस 3/4 हैविंग शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल कह दो, एक ही बात है। तो मेजॉरिटी इन नंबर होना चाहिए। तो आपके पास कहते हैं टोटल 900 मेंबर्स है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग बुलाई आपने मर्जर के लिए, मीटिंग को अटेंड किया 440 मेंबर्स ने, 60 मेंबर्स अपॉइंटेड प्रॉक्सीज टू अटेंड एंड रिमेनिंग 400 मेंबर्स होल्डिंग 1.5 करोड़ शेयर्स वर एब्सेंट। मतलब 400 गायब थे, 450 इन पर्सन आया और 60 किसके रूल से आगे? प्रॉक्सी, तो टोटल हो गए 500। 320 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग शेयर्स ऑफ 5.35 करोड़। पेड अप कैपिटल कितनी है? 9 करोड़। 400 मेंबर्स ये तो गायब है, तो बचे कितने मेंबर्स? 500 मेंबर्स। इनके पास कहते हैं इसमें कितनी है, आप टोटल काउंट कर लो, 1.50 हटा दो 9 में से, मतलब 7.50 करोड़ की कैपिटल। अब 320 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग शेयर्स ऑफ 5.35, वो क्या कर रहे हैं? फेवर में कहते हैं इसमें वोट कर रहे हैं। तो हमें देखो क्या निकालना है, 500 मेंबर्स में मेजॉरिटी किस पे बनेगी? जो अपन इसकी बात कर रहे हैं 251 पे, यहाँ 320 फेवर में, इसका अपने को कितना निकालना है? 3/4, तो 7.50 है, उसका हमें कहते हैं इसमें 3/4 कहते हैं इसमें निकालना है। खैर आगे और थोड़ा सा देखते हैं। एंड 60 प्रॉक्सीज रिप्रेजेंटिंग शेयर्स ऑफ 2.1 करोड़ प्रेजेंट इन द मीटिंग वोट। अच्छा, प्रॉक्सी ने भी फेवर में कर दिया, फिर तो काम ही खत्म। द कंपनी मार्स लिमिटेड सक्सेसफुली अमालगमेटेड, मतलब कुल मिला के जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब मर्जर हुआ है वो सही हुआ है, क्योंकि 230 क्लॉज 6 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। द कंपनी मार्स लिमिटेड वाज सक्सेसफुली अमालगमेटेड विद टाटा मोटर्स, बहुत खुशी की बात है। ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसफर कंपनी मार्स लिमिटेड लॉस्ट देयर ऑफिस आफ्टर द अमालगमेशन। वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी से दूसरे में जाओगे तो खत्म होगा। मिस्टर राम द मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर लक्ष्मण द होल टाइम डायरेक्टर एंड मिस्टर भरत द पार्ट टाइम डायरेक्टर। देखो पार्ट टाइम डायरेक्टर को साइड में कर दो। जब एक कंपनी का मर्जर दूसरी कंपनी में होगा तो पार्ट टाइम डायरेक्टर का तो वैसे भी कोई रोल होता ही नहीं। रही बात होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर उनको पोस्ट मिल गई उस दूसरी कंपनी में जिसमें अमालगमेशन हुआ है, तब तो कहते हैं इसमें उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल है। मिस्टर लक्ष्मण को आपने क्या किया? मैनेजर के भी आप पे अपॉइंट कर दिया, तो मतलब इसका तो कोई नुकसान हुआ नहीं। द कंपनी डिनाइड द कंपनसेशन एज देयर वर नॉट एलिजिबल फॉर कंपनसेशन एज पर सेक्शन 202। अरे वाह, मिस्टर राम जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसको तो कंपनसेशन मिलना ही नहीं चाहिए था, मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने उसको कहते हैं इसमें फिर से उस दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं किया है, और पार्ट टाइम वाले को तो मिलेगा नहीं। फ्यू मेंबर्स कहते हैं इसे बिलीव ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड एसेट्स ऑफ कंपनी विल बी अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, सो 120 मेंबर्स आउट ऑफ 1500 डिसाइडेड टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर NCLT। पहली बात, कितने मेंबर्स अप्लाई करते थे? 10%, यहाँ पर 10% हुआ ही नहीं। चलो, वेदर द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ नॉट मूविंग द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर भास्कर इज वैलिड, गलत, उसको हटाना चाहिए था। देखो सेलेक्ट द ऑड वन, नो, बिकॉज ही कैन होल्ड डायरेक्टरशिप इन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी उसमें काउंट होती है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टरशिप, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, सब उस 10 पब्लिक कंपनी के लिमिट में आती है। तो आंसर सी।
Whether Mars Limited is correct for not giving any compensation for loss of office to aforesaid directors. वो राम लक्ष्मण और एक और जो था भरत. Yes, not available. No, Mr. Ram and Mr. Lakshman are eligible. नहीं, लक्ष्मण तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसको मैनेजर की पोस्ट मिल गई. No, only Mr. Ram is eligible. सही है, C. भरत पार्ट टाइम डायरेक्टर था, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं क्योंकि पार्ट टाइम को अपन वैसे भी कभी भी हटा सकते हैं. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. जुपिटर मॉरिशस LLP, वो मॉरिशस वाली, कैन अमालगमेट विद टाटा मोटर्स बिकॉज सेक्शन 234 ऑफ कंपनीज एक्ट परमिट्स फॉरेन LLP. सही है, वैसे ही सही हो गया. प्लूटो एंड जुपिटर मॉरिशस LLP कैन अमालगमेट विद टाटा मोटर्स लिमिटेड बिकॉज दे डू नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. अरे Pluto LLP can amalgamate with Tata Motors even after registered as a company under section 366. नहीं, सेक्शन 234 इंडियन कंपनी के लिए नहीं हो, फॉरेन के लिए बनाया हुआ है, तो फॉरेन ये थी, इसलिए ए आंसर. वेदर द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मर्जर ऑफ मार्स लिमिटेड इज वैलिड और नॉट. यस, वैलिड है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेड इन रिक्वायर्डिंग, ये सही है. वैसे भी देखो, सेलेक्ट द ऑड वन. सेलेक्ट द ऑड वन बहुत ही सेंसिबल तुक्का होता है. 16.5. Whether the petition filed by the members of Mars Limited to NCLT will be maintainable assuming the proposal made by Tata Motors to Mars Limited was a takeover offer. देखो, Tata Motors कौन सी कंपनी थी? अनलिस्टेड. टेक ओवर ऑफर के केस में लिस्टेड कंपनी के जो मेंबर्स होते वो तो अप्लाई कर सकते थे, अनलिस्टेड कंपनी के मेंबर्स अप्लाई नहीं कर सकते. देखो ना, टाटा मोटर्स कहाँ गई. मैंने शायद रिवर्स बोल दिया. लिस्टेड कंपनी के कहते हैं इसमें मेंबर्स हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते टेक ओवर ऑफर के केस में. अनलिस्टेड कंपनी के मेंबर्स ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते थे. और टाटा मोटर्स कौन सी कंपनी है? लिस्टेड, तो इसके मेंबर्स अप्लाई नहीं कर सकते. लिस्टेड कंपनी के मेंबर्स अप्लाई नहीं कर सकते. मैंने शायद अनलिस्टेड बोल दिया था, कोई बात नहीं. आपने फाउंडेशन में देखा होगा SAPT में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड. वो बाय मिस्टेक वर्ड निकल गया, इसलिए तो कहता हूँ लिस्टेड अनलिस्टेड जरूर ध्यान रखो. खैर, अब ये ध्यान रखना 17, 18, 19 एक ही पैटर्न की केस स्टडी है, बस स्लाइड डिफरेंसेस के साथ और डेटा के साथ है. करते हैं. ABC Limited was incorporated under Indian Companies Act 1913 on 21 मार्च 1918. बहुत सारे जने ये जानते नहीं कि कंपनीज एक्ट दो ही नहीं है, एक 1956, एक 2013 वाला. कंपनीज एक्ट 2013 6th नंबर का कंपनीज एक्ट है. 18 कहते हैं इसमें 66 के आसपास से स्टार्ट होके 1882 to 1912, 1942, 1956, then 2013. Back to the point. Issued, subscribed and paid up share capital of the company as on 31st March 20. ये ध्यान से समझना डेटा, अब ये फॉलो करना है. इस 25 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 25 करोड़ इक्विटी शेयर्स, मतलब 1 रुपए का एक शेयर. 25 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं इस ABC लिमिटेड के पास, और ये एक पब्लिक कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, खुद नहीं दे दिया. विच आर लिस्टेड ऑन BSE, मतलब ये लिस्टेड नॉन गवर्नमेंट कंपनी है. The company filed a scheme of arrangement before NCLT for issue of secured non-convertible redeemable fully paid up debentures by way of bonus to its members as on record date out of accumulated profits, और वो स्कीम सेक्शन 230 से 232 में दे दी. The scheme of arrangement is formulated for issue and allotment by way of bonus one fully paid up debenture of face value of 30 each by utilizing its accumulated profit for every one fully paid up equity shares of face value 1. कितने मेंबर्स हैं? 1,25,000. देखो डेटा को अब समझो. आपके पास 25 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है. 1,25,000 मेंबर्स हैं. अब कंपनी क्या देना चाहती है? 1 डिबेंचर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर, ठीक है, जो कितने का है? 30 रुपीज़ का, और ये देगी फोकट में. उसको पैसा कहाँ से निकालना है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से. तो पहली बात, कितने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं?
25 करोड़, क्योंकि शेयर्स कितने हैं 25 करोड़, एक के बदले एक देना है। कितना अमाउंट आपको रिजर्व से निकालना पड़ेगा, 25 करोड़ के आपको डिबेंचर इश्यू करने हैं और 30 का एक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 750 करोड़ के। Pursuant to the order dated 10th April 20 passed by Honorable NCLT, a meeting of equity shareholders of the company was convened 27 May 2020 at 1 PM. वो अप्रूवल चाहिए सेक्शन 230 क्लॉज 6 की। In accordance with the provisions of section 232 to 32 of the Companies Act 13, the scheme was agreed to by a majority of persons representing 3/4 in value of equity shareholders. मतलब प्रॉपर कंसेंट मिल गई, मेजॉरिटी नंबर हो गए, 3/4 ऑफ कहते हैं इसमें आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। वोटिंग इन्होंने पोस्टल बैलेट और रिमोट ई वोटिंग, पोलिंग पेपर्स, फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू यूटिलाइज आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखो कितने बोनस डिबेंचर इश्यू करने हैं, 25 करोड़। एक बोनस डिबेंचर कितने का है, 30 करोड़ का। 25 मल्टीप्लाई बाय 30, 750 करोड़। The scheme of arrangement is to be agreed by members of the company by way of OR, by way of SR, by majority of members representing 3/4 in the value of members. ये सही है, 3/4 majority and 3/4. How many equity shares are required to be held by members voting in favor of scheme for approving the scheme? देखो एक डेटा शायद अपने से एस्केप हुआ है कहीं, 1,25,000 मेंबर्स हैं, कोई डेटा था क्या, या इसमें क्वेश्चन में कोई डेटा है? अरे मेरी गलती रह गई। इसने पूछा है कि कितने इक्विटी शेयर्स वाले कहते हैं इसके फेवर में होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 25 करोड़, उसका 3/4 निकाल लो। 25 करोड़ का 3/4, मान लो अगर 24 करोड़ होता तो 3/4 आसान था, 18 करोड़, और 1 करोड़ का 75 और, तो 18.75 करोड़। ये डी 3/4 डॉट पर पास हो जाएगा, तो 25 करोड़ का 3/4 कितना होता है, 18.75 करोड़। हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट एग्री टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इफ 40% ऑफ टोटल मेंबर्स अटेंड एंड 30% ऑफ द टोटल मेंबर्स वोट एट द मीटिंग। मीटिंग में कितने हैं उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीटिंग में कहते हैं इसमें कितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अपने पास देखो टोटल मेंबर्स कितने हैं, 1,25,000, उसमें से वोट कितने दे रहे हैं, 30%, तो इसका 30% निकालो, कितना हो गया, 37,500। अब कितने मेंबर्स कहते हैं इसमें मस्ट एग्री होने चाहिए, मेंबर्स की बात करें तो मेजॉरिटी चाहिए, तो 37,500 की मेजॉरिटी किस पे बनेगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसको काउंट कहते हैं इसमें कर लो, या पहले तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो 37,500 को, ठीक है। 37,500 कितना हो जाएगा, अगर 38 होता तो 19,000 बनते, ठीक है, पर ये कहते हैं इसमें कितना है, 37,500 है, तो 250 और कम कर दो, मतलब 18,750, तो 50% हुआ। अपने को मेजॉरिटी चाहिए, तो आंसर हो गया 18,751। ये रहा। पूरी कैलकुलेशन करना सीखो तब दिक्कत नहीं आएगी। ये इस डेटा से बेवकूफ़ बना रहा है। मान लो 40% अगर इसने कर दिया ना, तो 125 का अगर आपने 40 निकाल लिया तो उसका भी कोई आंसर होगा, शायद है ही नहीं, उसका तो बनता ही नहीं। वैसे भी इसने क्या किया, सीधा इसका ही बना दिया, 37,500 पे मेजॉरिटी निकालनी है, तो मेजॉरिटी इसके हाफ +1 कर दो। चलो ये एक और इसी के बेसिस पर केस स्टडी है, फिर एक शायद 3 केस स्टडीज एक जैसी थी। DF लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 21 जून, बहुत खुशी की बात है। इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, अब ध्यान रखना 30 करोड़ है, पहले 25 था, अब 30 करोड़, और ये भी लिस्टेड है। कंपनी अब मेंबर्स के साथ फिर अरेंजमेंट कहते हैं इसमें करना चाहती है। अब वो डिबेंचर देना चाहती है कितने का, 20 का, पहले कितने का दे रही थी, 30 का, ठीक है, 1 के बदले 1, और टोटल मेंबर्स कितने, 50,000, मतलब डेटा में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब अपने पास कहते हैं इसमें टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 30 करोड़, मेंबर्स कितने, 50,000, डिबेंचर हमें कितने अमाउंट का देना है, 20 रुपीज़ वाला, 1 शेयर पे 1 तो सीधा सा लॉजिक है,
टोटल कितने डिबेंचर्स इश्यू होंगे? 20 करोड़, सॉरी 30 करोड़, क्योंकि 30 करोड़ शेयर्स है। कितना अमाउंट चाहिए आपको डिबेंचर्स के लिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से? 30 करोड़ डिबेंचर सर इश्यू होंगे, 20 रुपीज़ का एक है, 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 600 करोड़। चलो फिर स्कीम और अपन ने कहते हैं इसमें फाइल की, तो in respect of the said scheme there is no arrangement with the creditors of the company, no compromise is offered under the scheme, the liability of creditors under the scheme is neither being reduced nor being extinguished। मतलब creditors की एक तरह से कंसेंट की जरूरत नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि ठीक है सर, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाए, उसमें रिक्विजिट मेंबर्स थे, पास हो गया। द ऑर्डर ऑफ NCLT फॉर अप्रूविंग द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट डेटेड 2 अगस्त 20 रिसीव्ड ऑन 6 अगस्त 20 वाज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बाय कंपनी। कब रिसीव हुआ? 6 को। कब तक फाइल करना था? विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को। हाउ मैनी डिबेंचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड? 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर के बदले में एक डिबेंचर देना है, मतलब 30 करोड़। बी, व्हाट इज द अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू यूटिलाइज आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? डिबेंचर कितने का है? 20 रुपीज का। 30 करोड़ डिबेंचर इश्यू होंगे, मल्टीप्लाई बाय 20, 600 करोड़। What is the last date for filing the order of NCLT with registrar? देखो आपका ऑर्डर की डेट से फर्क नहीं पड़ता है, रिसीव कब हुआ? 6 अगस्त को, इससे 30 डेज में। अगर 6 अगस्त से डॉट 30 डेज पे जाए ना तो 6 अगस्त भी काउंट होती है। अगस्त कितने डेज की होती है? 31। 6 को भी काउंट करेंगे तो इसका मतलब अगस्त के कितने दिन नहीं लिए? 5 नहीं लिए। 31 माइनस 5 मतलब कितने हुए? 26। ठीक है, प्लस 4 सितंबर तक फाइल हो जाना चाहिए। पर ये बेवकूफ़ इंस्टीट्यूट क्या करती है, एक दिन कई बार गड़बड़ कर देती है। तो ये कह रहा है ना कि व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द ऑर्डर ऑफ NCLT विद द रजिस्ट्रार। वैसे तो 4 सितंबर होना चाहिए थे, 4 सितंबर को ये आंसर ही नहीं है, तो आंसर आ गया 5 सितंबर 20, क्योंकि विद इन 30 डेज वर्ड है, विद इन में जो डेट टारगेट की जाती है उसको काउंट किया जाता है। कभी कभार ये उसको काउंट करके सॉल्व कर देती है और कभी कभार वो बिना काउंट किए भी सॉल्व करती है। How many equity shares are required to be held by members voting in favor of the scheme for approving the scheme? देखो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने थे? 50,000 मेंबर्स के पास है। ठीक है, अगर सारे मेंबर्स आ गए 50,000 का पहला आप क्या कर दो? हाफ 25,000 प्लस क्या कर दो? 1। नहीं, मैंने भी गलत कर दी। इसने क्या पूछा है? How many equity shares are required to be held by members? Number of equity shares तो 3/4। इक्विटी शेयर्स कितने थे? 30 करोड़। 30 करोड़ का कहते हैं इसमें 3/4 कितने पर होता है? 22.50। अब चेक करो डी, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, मोर देन इट डॉट 3/4 पे काम हो जाता है। ये इसमें था, ये वो मेंबर्स वाला है। मान लो कहते हैं इसमें इस मीटिंग में टोटल 40% मेंबर्स वोट कर रहे हैं। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। मेजॉरिटी नंबर, तो इसका मतलब 20,000 की मेजॉरिटी किस पे बनेगी? 10,001। ए इतने आसान क्वेश्चन है। फिर देखो एक और ऐसा ही कहते हैं इसमें क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न का कहते हैं इसमें क्वेश्चन। तो मेरा मानना है देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो हो ही नहीं सकते। एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस बस अलग अलग अमाउंट और के बिया पर आपको परेशान करने की कोशिश की है। चलो लेते हैं। GHI Limited was incorporated under Companies Act 2013 on 27 July 2013 as a public limited company। ठीक है, issued, subscribed and paid up capital कहते हैं इसमें आपकी 50 करोड़ है, 50 करोड़ शेयर्स। अब ध्यान रखना, पहले वाले में 25 करोड़ शेयर्स थे, दूसरे वाले में 30 करोड़ शेयर्स थे, अब कितने आ गए? 50 करोड़, और कंपनी लिस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी क्या देना चाहती है? बोनस शेयर देना, बोनस डिबेंचर देना चाहती है, फुल्ली पेड अप वाला। और बोनस डिबेंचर कहते हैं इसमें अब 10 रुपीज़ का कर दिया। सबसे पहले कितना का किया? 30, फिर 20, अब 10 कर दिया। 1 पर 1 देना है। और आपके पास मेंबर्स कितने हैं? 60,000 ऑन रिकॉर्डेड। सिंपल कैलकुलेशन। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। भाई शेयर सर कितने हैं? 50 करोड़, एक के बदले एक देना है, तो डिबेंचर्स कितना इश्यू करना है? 50 करोड़। कितना अमाउंट निकालना है? 10 रुपीज़ का डिबेंचर है सर, 50 करोड़ की डिबेंचर इश्यू करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 500 करोड़ का अमाउंट निकालना है। और मेंबर्स कितने हो गए? 60,000। ये सब हो गया। द सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय BLR एंड कंपनी LLP स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एज रिगार्ड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि सर वो कहते हैं इसमें कंप्लीट हो गया है, मतलब जो 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे वो फॉलो हो गए हैं।
और आपको कह दिया कि सर आप पब्लिक हॉलीडे सैटरडे संडे को छोड़ के कभी भी आके इंस्पेक्शन कर सकते हो। हाउ मैनी डिबेंचर्स, अभी बताया था 50 करोड़ शेयर्स हैं, एक के बदले एक देना है तो 50 करोड़ डिबेंचर सही है। व्हाट द अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू यूटिलाइज आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सर 50 करोड़ डिबेंचर इश्यू करना है, 10 रुपीज़ का एक देना है तो मतलब 500 करोड़, ये रहा। What it incumbent upon the company to obtain and file with NCLT the certificate as regard to the conformity of accounting treatment with accounting standards, देना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। नो इट इज़ बेटर इफ obtain, yes from the point of view of good corporate governance, yes from any practicing chartered accountant, not D, yes from statutory auditors only, इनसे लेके देना पड़ेगा। How many equity shares are required to be held by members voting in favor of the scheme फॉर अप्रूविंग द स्कीम। अब मैं इसमें गलती नहीं करूँगा, मैंने वो दो डेटा एक साथ आते हैं ना, देखो एक तो मेजॉरिटी नंबर है और दूसरा 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अपने पास शेयर्स कितने नाउ 50 करोड़, 50 करोड़ का 3/4 कितना होगा 37.5 करोड़, डॉट पे काम हो जाता है, चेक करो डी आंसर। वो एक बार गलती हो गई, बार बार नहीं करूँगा। अब मेंबर्स कितने थे 60,000, मीटिंग में देखो वोट कितने करें 20%, 60,000 का 20% कितना होता है 12,000। मेजॉरिटी नंबर 12,000 की मेजॉरिटी किस पे बनेगी 6,001 पे। आईसी ने क्या किया है, बार बार आपको एक ही पैटर्न पर कहते हैं इसमें घुमाकर परेशान करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आपको परेशान होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। सारे देखो आगे सही, बस वो डेटा को आपको करना था, वो डेटा होने के बाद तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 25/4/2013 एज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ JKL इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इज करेंटली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, ये तो कोई बात नहीं, मतलब एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है, तो ये भी एक तरह से पब्लिक कंपनी है। The issued, subscribed and paid up capital is ₹10 crore divided into 1 crore equity shares of 10 each, और ये सब fully paid up थे। JKL Industry Limited was incorporated, JKL देखो कौन सी है, जिसकी ये XYZ प्राइवेट कंपनी होली ओन सब्सिडरी है, तो ये किसका डेटा है XYZ का। अब किसका रहा है JKL का। JKL एक पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लीडिंग फूड कंपनी है, इसकी इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी है 50 करोड़, डिवाइड कितने शेयर्स में 5 करोड़ में, मतलब डेटा है, मुझे लगता है हार्ड कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं। द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंटेड परसुएंट टू सेक्शन 230 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर डी मर्जर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिवीजन एंड रिटेल सेल्स बिजनेस डिवीजन ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड इनटू JKL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब XYZ जो प्राइवेट कंपनी JKL की होली ओन सब्सिडरी है, उसका कुछ पोर्शन हमें किस में मर्ज करना है वापस JKL में। चलो, द इंस्टीट्यूशनल सेल्स बिजनेस शैल कंटिन्यू टू बिलोंग टू बी एंड वेस्टेड इन बी कंटिन्यू टू बी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पूरा बिजनेस मर्ज नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल कहते हैं इसमें सेल्स बिजनेस है, वो अभी भी उस होली ओन सब्सिडरी के पास है। The appointed date of the scheme set out in its present with any modification, वो कौन सी है 1/4/20। इफेक्टिव डेट कौन सी होती है अपॉइंटेड डेट, इन्होंने अपॉइंटेड डेट कौन सी मानी है 1/4/20, यही अपनी इफेक्टिव डेट है। Pursuant to the order passed by the Honorable National, अरे NCLT कह दो, meeting of the equity shareholders of both the companies were called and held at the registered office of the companies and requisite members agreed to the scheme of arrangement on 30/4/2020। उन्होंने कहा सर डन। NCLT passed the order approving the scheme of arrangement between the companies on 5/7/20 and the copy of the order was filed with the registrar on 11/7/20। इन्होंने तो देखो सीधा ही कहते हैं इसमें फाइल करवा दी, वरना ये मिलने से 30 डेज में हम फाइल करते। अब देखो आपको बताना है, in accordance with the scheme of arrangement XYZ private limited is अरे भाई XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, वो होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसकी एसेट्स किसको ट्रांसफर हो रही है, उसकी होल्डिंग कंपनी को। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई, उसकी ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफरर है, और किसको ट्रांसफर हो रही है होल्डिंग कंपनी, वो कौन है JKL इंडस्ट्रीज, तो वो कौन होगी ट्रांसफरी कंपनी। तो ये इसमें बी,
और ये जो JKL है वो कौन है, ट्रांस फ्री कंपनी A। 20.1 का कहते हैं इसमें B, इसका A। नेक्स्ट, whether any consideration is payable by JKL Industries Limited to XYZ Private Limited, no। वो होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसको देने में फायदा क्या है? तो देखो सेलेक्ट द ऑड वन, हो गया ना सॉल्व। फ्रॉम विच डेट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट शैल बी इफेक्टिव, इफेक्टिव डेट कौन सी होगी? जो अपॉइंटेड डेट है, अपॉइंटेड डेट कौन सी थी? 1/4/2020 डी। whether XYZ Private Limited shall be dissolved without winding up by virtue of approval of scheme of arrangement by NCLT, no। क्यों नो? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिजनेस अभी भी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंटिन्यू कर रही है, अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रही होती तो डिसॉल्व कर देते। तो फिर देखो सेलेक्ट द ऑड वन, नो, बी। सही है, ये आपकी 20 नंबर की केस स्टडी बी। 21 देखो 20 के जैसी है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। चलो, ए प्राइवेट लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ बी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, मतलब ट्रिपल बी की कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी है। चलो, बी इंडस्ट्रियल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। लीडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ बी इंडस्ट्रियल लिमिटेड आर लिस्टेड ऑन BSE, मतलब ये लिस्टेड कहते हैं इसमें, ठीक है। The scheme of arrangement is formulated pursuant to section 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act 13 for demerger of the manufacturing business division, retail sales business division of AAA Private Limited to BBB, ठीक है। The institutional sale business shall continue to belong to be invested in the continue to be owned and carried on by AA, मतलब ये देखो ऊपर के जैसे ही चल रहा है। The Honorable National Company Law Tribunal directed to hold the meeting of the equity shareholders of both the companies, जो रिक्विजिट मेजोरिटी और होगी, चलो ठीक है। और 31/5/20 द नोटिस ऑफ द मीटिंग अलॉन्ग विद कंसर्न डॉक्यूमेंट वाज सेंट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 5/4/2020। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई गिले शिकवे हैं, कोई ऑब्जेक्शन सजेशन है, यहाँ से 30 डेज में आ जाना चाहिए। रिक्वायरिंग देयर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑफ द स्कीम विच वाज रिसीव्ड बाय द डिपार्टमेंट 9/4/20, मतलब विद इन 30 डेज आ गए। The appointed date for the scheme set out of its present form with any modification approved by 1/7/20, यही आपकी इफेक्टिव डेट है। Whereas it approved the said scheme of arrangement between the company by order dated 4/7/20. The copy of order was filed with the registrar of company 12/7/20, 4/7/20 और 12/7/20, मतलब 30 डेज का टाइम निकल गया। अरे सॉरी 6 थोड़ी ना, हाँ 30 डेज के अंदर फाइल हो गया। इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ए प्राइवेट लिमिटेड, सर ट्रांसफर कंपनी है। बी लिमिटेड सर ट्रांसफरी कंपनी है। वेदर एनी कंसिडरेशन इज पेबल बाय BBB इंडस्ट्रियल लिमिटेड, नहीं, क्योंकि देखो वो इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है। ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम कर दिया, फिर इसमें चेंज क्या लाए हैं? ये कौन से नंबर की है केस स्टडी अपने? 21। इफेक्टिव डेट 1/7/20, ये हो ही गई। देन हाउ मेनी डेज द इनकम टैक्स रिक्वायर्ड? 30 डेज। ओहो, बस इस एक क्वेश्चन के लिए नालायकों ने पूरी केस स्टडी कहते हैं इसमें बनाई है। इस महान इंस्टीट्यूट का कई बार मुझे समझ में नहीं आता क्या करे, बच्चा फालतू में परेशान हो रहा है। वो बस वो 30 डेज इसको उठाना है। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ये जरूर ध्यान रखो। बी 21.5 का देख लो, आपका आंसर कहते हैं इसमें क्या आ गया? बी आ गया। तो ये भी देखो केस स्टडी, मेरा मानना है कोई डिफिकल्ट तो कहते हैं इसमें थी नहीं, ये भी आसान केस स्टडी है। एक और करेंगे। तो एक लास्ट ये और देखो कर लेते हैं। 22 ओक ट्री सॉफ्टवेयर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, डील्स इन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये तो फालतू है, पर ये ध्यान रखो ये सिंगापुर में बनी है, मतलब ये एक फॉरेन कंपनी है। ऑन एस्टेब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एट चेन्नई तमिलनाडु, एक फॉरेन कंपनी ने
तमिलनाडु में कहते हैं इसमें क्या किया, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अब आपने रजिस्ट्रार हैविंग एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन को ये डॉक्यूमेंट दिए हैं। सबसे पहला कौन से रजिस्ट्रार को कहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट देने हैं, हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। ये शुरुआत वाले डॉक्यूमेंट है, कौन से फॉर्म में जाएंगे, FC1 में, फॉरेन कंपनी 1 में। कब तक जाएंगे, विद इन 30 days फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये सीधा डेटा ध्यान रखो, ठीक है, 380 में दिया हुआ है, सेक्शन 380। A certificate, true copy of company's constitution originally framed, full address of registered office, ये तो फालतू फॉर्मेलिटी है। Following are the names of directors and company secretary। डायरेक्टर्स कौन है, मिस्टर बॉब, थॉमस, सुमेध सोनी, अनुज सुभाष, अलका रेस, बहुत सारे हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक है मिस्टर विपुल शाह, कोई बात नहीं। मिस्टर सुमेध सोनी हैड बिजनेस इंटरेस्ट इन लंदन। मिस्टर सुमेध सोनी कौन, ये वाला डायरेक्टर, उसका बिजनेस इंटरेस्ट था कहाँ पर, लंदन में। ही लेफ्ट इंडिया फॉर लंदन ऑन 1 September 2019 फॉर द पर्पज ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज बिजनेस। देखो, अगर आपको फेमा एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, तो अगर कोई पर्सन आउटसाइड द इंडिया 3 में से किसी भी पर्पज के लिए जाएगा तो PRII नहीं रहेगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रहेगा, वो PROI बन जाएगा। किसके लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, या अनसर्टेन पीरियड के लिए। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन एक है, और कहते हैं इसमें अनसर्टेन पीरियड, ये ऐसे टोटल 3 कहते हैं इसमें। तो वो कहते हैं PRII नहीं माना जाएगा, वो PROI आ जाएगा। तो ये 1 September 2019 को अपने बिजनेस के लिए कहाँ पर चला गया, आउटसाइड द इंडिया। चलो, वो वापस इंडिया आया 2 December 19 को, थोड़ा टाइम कहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के लिए, और फिर चला गया 5 Feb 2020 अपने बिजनेस को कहते हैं इसमें करने के लिए। फिर वापस इंडिया आया 5 March 2020। मतलब कुल मिला के देखो, चेक करो, जैसे वो आउटसाइड द इंडिया बिजनेस के लिए कहते हैं इसमें गया, उसी दिन से वो क्या हो गया, PROI। आपको अगर 182 days कैलकुलेट करने कर लो, उससे कोई सेंस कहते हैं इसमें बनता नहीं है, क्योंकि देखो 2 December 19 को आया और 5 Feb को चला गया, तो 2 December 19 से 5 Feb काउंट कर लो भाई, दिसंबर पूरा ले लो, जनवरी पूरा ले लो, फैब के 3 days और ले लो, क्योंकि 2 December to 2 Feb काउंट करता नहीं, फैब के 5 days और ले लो, तो आपके पास डेज कितने कहते हैं इसमें आ गए। दिसंबर के कितने डेज हो गए, 2 December को तो वो आ गया था, चलो काउंट कर लो, 30 days दिसंबर के, जनवरी के 31, 5 को वो चला गया, तो 4 days इसके, 30, 31 + 4 मतलब 65 days। फिर वो कहते हैं इसमें इंडिया आया 5 March 2020, मान लो 31 मार्च तक रह भी गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो अपना 1920 वाला FY है, उसमें वो टोटल क्या 182 डेज से मोर डेज रुका है, नहीं, तो क्या वो 2021 में पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, नो। फिर ये कह रहा है ही अगेन विजिटेड इंडिया ऑन 5 March 2020 फॉर अटेंडिंग सर्टेन मीटिंग्स रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। अब वो इंडिया में बिजनेस के लिए आया है, ठीक है, और इंडिया में कब तक रहा, 15 नवंबर 2020 तक, 15 नवंबर 2020 तक वापस इंडिया में रहा है। ये बिजनेस के लिए वापस इंडिया में आया। तो देखो अब काउंट करो, अप्रैल पूरा रह गया, मई पूरा रह गया, जून पूरा रह गया, जुलाई पूरा रह गया, अगस्त पूरा रह गया, सितंबर पूरा रह गया, अक्टूबर पूरा रह गया, मतलब 7 मंथ से ज़्यादा रह गया। तो ये 21-22 के लिए क्या बन जाएगा, PRII। Mr. Sumesh Soni was not at all interested in software business of Oak Tree Software Limited, and due to his non-availability, he had senior management disputes. Accordingly, he was prevailed upon the other directors to resign from his directorship in Oak Tree, and place कहते हैं इसमें सोमनाथ was appointed as director। छोड़ दिया, कोई बात नहीं। Later on, Mr. Somnath was designated as MD of Oak Tree. Accordingly, the documents sent earlier to the office of the registrar of companies were altered. देखो, सेक्शन 380 के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट्स FC1 में भेजे हैं, अगर उसमें कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो FC2 में वापस कहते हैं इसमें आपको क्या करना होगा, वो ऑल्टर डॉक्यूमेंट्स जो ऑल्ट्रेशन हुआ है उसके साथ भेजने पड़ेंगे।
The entire team of Oaktree is putting its best efforts to scale up a formality. Which one of the following options specifies the applicable form and time period within which the Oaktree Software Limited is required the submit prescribed document to jurisdictional ROC? मैं आपको बता चुका हूँ. न्यू दिल्ली वाला ROC within 30 days from the establishment of place of business in form FC1. बस चेक करो. कोलकाता गलत है, न्यू दिल्ली सही है, FC1 भी आके विदिन 30 डेज बी है आंसर. डेटा चेक करो. चैप्टर 9 तो वैसे भी लॉटरी वाला चैप्टर है. सपोज ओकट्री सॉफ्टवेयर लिमिटेड आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई फेल्स टू डिलीवर डॉक्यूमेंट. अच्छा, सेक्शन 392 का इनाम मिलेगा. ओकट्री पे 1 लाख टू 3 लाख का फाइन, 50,000 रुपीज पर डे का फाइन. 1 लाख टू 3 लाख ढूंढो पहले तो. नहीं है ये रहा. 1 लाख टू 3 लाख 50,000 पर डे. नालायक ऑफिसर्स का पूछा तो वो भी ध्यान रखना. 392 इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, तो नालायक ऑफिसर्स पे या डायरेक्टर्स पे कितना लग जाएगा? 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट, 25,000 टू 5 लाख का फाइन और विद बोथ. दोनों पेनल्टी ध्यान रखना. 392 अच्छी पेनल्टी है और पूछता है एग्जाम में. द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट देयर वाज चेंज इन डायरेक्टरशिप विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सोमनाथ. मतलब सुमेश सोनी की जगह आपने सोमनाथ लिया है. पहले आपने कहते हैं इसमें सोमनाथ की डिटेल दी नहीं तो चेंज हो गया. तो अब आपको कहते हैं FC2 में बताना पड़ेगा. जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसमें ROC. FC2 में शायद 62 डेज. देखो FC3 तो है ही नहीं. FC3 तो सीधा ही काट दो. FC2 में 30 डेज, ये 60 डेज है. 22.3 का देखो 60 डेज दिया होगा ना. 22.3 या 30 डेज ही दिया है. 30 डेज. इसमें मेरे कन्फ्यूजन कहते हैं इसमें था. मतलब ये भी कहते हैं इसमें सेक्शन 380 का ही पार्ट है कि एक बार जो इन्फॉर्मेशन आपने FC1 में कहते हैं फाइल कर दी उसमें ऑल्ट्रेशन होता है तो FC2 में विदिन 30 डेज में आप इंटीमेट कर दो. पर मैं यार नेक्स्ट. मिस्टर सोमनाथ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओकट्री सॉफ्टवेयर लिमिटेड, is desirous of remitting $1 lakh to his son Abhishek, who is studying at OHIU University to meet expenses relating to his studies. फेमा अगर किया होगा तभी आता है. कितना भेज सकता था? 2,50,000 तक, कोई दिक्कत नहीं थी. 2,50,000 $. और ये तो कितना भेज रहा है? 1 लाख. क्या वो भेज सकता है? यस. मिस्टर सोमनाथ बीइंग ए रेजिडेंट इन इंडियन इज परमिटेड टू रेमिट $. नहीं, गलत है. मिस्टर सोमनाथ बीइंग ए रेजिडेंट इन इंडिया इज परमिटेड टू 50,000 इमीडिएटली. नहीं, गलत है. मिस्टर सोमनाथ बीइंग ए रेजिडेंट इन इंडिया इज परमिटेड टू रेमिट $1 1 लाख इमीडिएटली इन 1 इंस्टॉलमेंट. सही है. 2,50,000 निकाल सकता है. नेक्स्ट. कंसीडरिंग द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ फेमा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिटरमाइंस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुमेश सोनी. देखो अभी आपको मैंने बताया था लिम्स को और मिक्स करोगे क्योंकि 3 लिम्स फेमा में गिवन है रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ. बहुत सारे जने फेमा छोड़ देते हैं. अब ध्यान रखना, स्क्रा हट गया, सरफेस ही हट गया, फेमा की वैल्यू अपने आप ही बढ़ गई है. पॉइंट लेते हैं. मिस्टर सुमेश सोनी इज टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इंडियन सिंस ही वाज इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन FY 2021. नहीं. मिस्टर सुमेश सोनी इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस. ये वैसे सही है. मिस्टर सुमेश सोनी इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑनरली रेजिडेंस. ये तो कोई सेंस ही नहीं है. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द केस सिनेरियो इज नॉट सफिशिएंट. बी. जैसे वो बिजनेस के लिए गया वहीं से वो PROI कहते हैं इसमें बन गया. बी. ठीक है. अब जो रिमेनिंग 8 केस स्टडीज कहते हैं इसमें अपनी बच गई, वो मैं आपको कहते हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में कोशिश करके, चाहे वो 1 आवर से ज़्यादा की भी अगर हो जाती है, मैं ख़त्म करवा दूंगा ताकि अपने 30 केस सिनेरियो कहते हैं इसमें कंप्लीट हो जाए. सही है. तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.